लक्ष्य क्लासेस के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत। आपके डीके सर आपके लेके आए हैं एक और नई क्लास, और इस क्लास में अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ रहे थे, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आया है। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी विलयन के ऐसे गुणधर्म होते हैं जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि विलय की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। विलयन वाले चैप्टर में एक और टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, हिमांक का अवनमन। तो हिमांक का अवनमन क्या होता है, इसको समझने से पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि हिमांक क्या होता है, हिमांक किसे कहते हैं। तो आपका हिमांक होता है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। हिमांक क्या होता है, हिमांक किसे कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। हिमांक का मतलब मेल्टिंग पॉइंट। तो इधर देखो ध्यान से बेटा, वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था, किसी पदार्थ की द्रव अवस्था व ठोस अवस्था, किसी पदार्थ की द्रव अवस्था व ठोस अवस्था का वाष्प दाब क्या हो जाता है, का वाष्प दाब, किसी पदार्थ की द्रव अवस्था व ठोस अवस्था का वाष्प दाब बराबर हो जाता है, वाष्प दाब बराबर हो जाता है। वो ताप क्या कहलाता है, आपका हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, हिमांक कहलाता है। देखो बेटा ध्यान से कि वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था और ठोस अवस्था का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, बराबर। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस बिंदु पर, हिमांक बिंदु पर जो पदार्थ की द्रव अवस्था होती है, द्रव अवस्था व ठोस अवस्था, द्रव अवस्था व ठोस अवस्था किसमें होती है सर, गतिक साम्य में होती है। किसमें होती है, गतिक साम्य में होती है, गतिक साम्य में होती है, गतिक साम्य में होती है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि सर हमें पहले तो यही समझ में कम आ रहा है कि हिमांक क्या होता है। हिमांक एक ऐसा ताप होता है जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ किसमें बदल जाता है, द्रव में, और द्रव किसमें बदलने लग जाता है, ठोस में। मतलब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि द्रव का वाष्प दाब और ठोस का वाष्प दाब इस ताप पर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो द्रव से किसमें बदलने लग जाता है, द्रव पदार्थ किसमें बदलने लग जाता है, ठोस में बदलने लग जाता है। ठोस पदार्थ किसमें बदलने लग जाता है, द्रव में बदलने लग जाता है, और उनकी बदलने की दर बराबर हो जाती है। तो वो किस में आ जाते हैं बेटा, गतिक साम्य में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, गतिक साम्य में आ जाते हैं। तो मेरे भाई हिमांक एक ऐसा ताप होता है जिस पर द्रव अवस्था और ठोस अवस्था का वाष्प दाब क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जो आपका शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल याद रखना दोस्तों, शुद्ध जल का जो हिमांक होता है, शुद्ध जल का हिमांक बिंदु, शुद्ध जल का हिमांक बिंदु होता है, वो कितना होता है, शुद्ध जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन होता है। 273.15 केल्विन क्या होता है बेटा, शुद्ध जल का हिमांक बिंदु होता है। मतलब इस ताप पर जो आपका जल है वो बर्फ में बदलने लग जाता है, और बर्फ है वो जल में बदलने लग जाता है, गतिक साम्य में आ जाता है। तो ये बात तो बेटा मैंने हिमांक की है। अब हिमांक अवनमन क्या होता है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन किसे कहते हैं, हिमांक अवनमन क्या होता है वो आपको समझा रहा हूं। हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। हिमांक अवनमन किसे कहते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने यहां पर एक बीकर लिया, और इस बीकर में मैंने क्या भरा भैया, एकदम शुद्ध जल भरा। बीकर के अंदर मेरे दोस्तों मैंने क्या भरा, सर जी आपने शुद्ध जल भरा। यहां पर विलायक लिया, ये शुद्ध जल लिया, या आपका शुद्ध जल लिया, मतलब ये आपका विलायक है। और इसके अंदर मैंने क्या मिला रहा हूं बेटा, इसके अंदर मैं आपके सामने मिक्स क्या कर रहा हूं, मिक्स कर रहा हूं एक अवाष्पशील ठोस विलय। एक विलय है, ये दूसरा बीकर है, और इस बीकर में दूसरे वाले में मेरे भाई, दूसरे वाले बीकर में क्या किया सर, दूसरे वाले बीकर में मेरे भाई एक अवाष्पशील ठोस विलय लिया।
अवाष्पशील ठोस विलेय लिया और इस अवाष्पशील ठोस विलेय को इसके अंदर मिक्स कर दिया, तो बेटा क्या बनता है कि सर विलेय और विलायक को मिक्स करने पर तो क्या बनता है, विलेय और विलायक को मिक्स करने पर क्या बनता है सर, विलेय और विलायक को मिक्स करने पर तो विलेयन बनता है। क्या बनता है भाई, विलेयन बनता है। ये विलेयन बना। अब मैं कह रहा हूं कि जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या बोल रहा हूं मैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है P1 नोड। बिल्कुल इसका कोई वाष्प दाब नहीं क्योंकि वो वाष्पशील नहीं है। और ये आपका विलेयन है। विलेयन का वाष्प दाब क्या होगा सर, विलेयन का वाष्प दाब P1 होगा या PS होगा। विलेयन का वाष्प दाब P1 हुआ। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, वो तो आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि विलेयन का जो वाष्प दाब होता है वो लेस देन होता है किससे, P1 नोड से। बिल्कुल सर होता है। विलेयन का वाष्प दाब किससे कमजोर हो गया, शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो गया। अब एक चीज बताओ, जब विलेयन के अंदर भी तो वाष्प दाब किसका कम हुआ, विलायक का वाष्प दाब हुआ। सर विलेयन के अंदर भी किसका वाष्प दाब कम हुआ, विलायक का कम हुआ, और पहले वहां पर शुद्ध विलायक है। तो एक चीज मुझे ये बता दो आप, जब शुद्ध विलायक की तुलना में विलेयन में जो विलायक है उसकी द्रव अवस्था का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में क्या हो गया सर जी, कम हो गया। तो बेटा हिमांक में भी क्या आने वाली है, कमी तो आने वाली है मेरे भाई, कमी तो आने वाली है। क्योंकि अब जो विलेयन के अंदर जो विलायक है उसका द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था का वाष्प दाब बराबर होने के लिए कम ताप की आवश्यकता पड़ेगी। तो हिमांक तो क्या हुआ बेटा, उसका कमी हुआ। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपको ये बताना चाह रहा हूं, जब किसी शुद्ध विलायक में क्या मिलाया जाए, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस विलेय को अवाष्पशील ठोस विलेय को मिलाया जाता है, अवाष्पशील ठोस विलेय को क्या किया जाता है, अवाष्पशील ठोस विलेय को मिलाया जाता है, ठोस विलेय को मिलाया जाता है, तो विलेयन का वाष्प दाब होगा, विलेयन का वाष्प दाब, विलेयन का जो वाष्प दाब होगा वो शुद्ध विलायक की तुलना में क्या हो जाता है, शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। शुद्ध विलायक की तुलना में क्या हो जाता है बेटा, शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है, शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है, जिससे विलेयन का हिमांक होता है, विलेयन का हिमांक होता है वो शुद्ध विलायक की तुलना में क्या हो जाता है, शुद्ध विलायक की तुलना में घट जाता है, शुद्ध विलायक की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, शुद्ध विलायक की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विलेयन के हिमांक में हुई इस कमी को क्या कहा जाता है, विलेयन के हिमांक में हुई इस कमी को हिमांक अवनमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिमांक अवनमन कहा जाता है। कि सर शुद्ध विलायक की तुलना में विलेयन का जो वाष्प दाब कम होगा तो विलेयन का जो हिमांक है वो कम हो जाएगा किसकी तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में, और इसको क्या कहते हैं बेटा, हिमांक अवनमन कहा जाता है। अगर आपसे पूछे भाई शुद्ध विलायक का जो हिमांक होता है, शुद्ध विलायक का हिमांक, क्योंकि हिमांक को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, तो क्या होगा सर, डेल टी नोड एफ। शुद्ध विलायक का हिमांक क्या होता है, टी नोड एफ। विलेयन का हिमांक क्या होता है, विलेयन का हिमांक वो होगा बेटा आपका टी एफ। विलेयन का हिमांक क्या होगा, टी एफ। अगर हिमांक में अवनमन पूछे आपसे,
हिमांक में अवनमन, तो हिमांक में अवनमन क्या होगा, हिमांक में अवनमन होगा टी नोड एफ। क्या होगा बेटा, टी नोड एफ। हिमांक में जो अवनमन होता है वो आपका क्या होगा, टी नोड एफ होगा। क्या होगा बेटा, टी नोड एफ। तो बेटा आप हिमांक अवनमन कैसे निकाल सकते हो, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। कैसे, डेल्टा टी एफ बराबर किसका ज्यादा होता है हिमांक, सर विलायक का ज्यादा होता है। तो जो ज्यादा होता है उसको पहले लिखो टी नोड एफ, किसका घटा, सर विलेन का घटा। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या आ गया आपका, टी नोड एफ माइनस टी एफ आ गया। इसको मैं ग्राफिकल माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ग्राफ से आपको अच्छा समझ में आएगा। देखो बेटा ग्राफ, ग्राफ देखना ध्यान से। मैं इस पर तो ले रहा हूं ताप एक्स अक्ष पे, और वाई अक्ष पे मैंने क्या लिया, वाष्प दाब। क्या लिया बेटा, वाष्प दाब। थोड़ा थोड़ा नजर का खेल है। नजर का खेल कैसे है वो समझना। नजर का खेल ऐसे है कि मैंने यहां पर बेटा, यह आपका विलायक है। अब आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहा है, सर जी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ अजीब काम हो रहा है। क्या हो रहा है सर, नीचे की इस बिंदु तक देखोगे आप ध्यान से, तो लगातार ये आपका शुद्ध विलायक है। क्या ये आपका शुद्ध विलायक, और जैसे जैसे नीचे आ रहा है वाष्प दाब में क्या आती जा रही है, कमी आती जा रही है। और मैं अगर आपको बोल दूं कि इस बिंदु पर, इस बिंदु पर ये है, इस प्रकार का ग्राफ बन रहा है, और ये आपका क्या हो गया, हिमांकित विलायक। हिमांकित, हिमांकित विलायक, इसको क्या बोल दो बेटा, हिमांकित विलायक। मतलब इस बिंदु के नीचे ये ठोस है विलायक, और इस बिंदु के ऊपर ये द्रव है। और मैंने क्या बोला था कि सर इस बिंदु पे जाके क्या हो रहा है, इस बिंदु पे जाके, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके इसकी ठोस अवस्था और द्रव अवस्था का वाष्प दाब क्या हो गया, बराबर। तो बेटा मैं इसको टी नोड एफ नहीं बोल सकता, क्या, क्योंकि शुद्ध विलायक का हिमांक क्या कहलाएगा, टी नोड एफ कहलाएगा। अगर मैं वीएलएन के बारे में बात करूं, चूंकि आप जानते हो वीएलएन का हिमांक कम होता है, सॉरी वीएलएन का जो वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक की तुलना में कम होता है। यह आपका वीएलएन है, वीएलएन, वीएलएन है, और वीएलएन भी कौन सी अवस्था में, यहां पर द्रव अवस्था में। अब एक चीज बताओ, वीएलएन के अंदर कितनी चीजें होती है सर, वीएलएन के अंदर, वीएलएन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक अवाष्पशील ठोस विलेय, एक अवाष्पशील ठोस विलेय, और एक आपका वाष्पशील विलायक। वीएलएन किससे बना सर, कि पहले शुद्ध विलायक था, इसमें अवाष्पशील ठोस विलेय मिलाने से वीएलएन बना। वीएलएन का वाष्प दाब कुछ इस प्रकार का आया। एक चीज बताओ बेटा, वीएलएन में भी जो हिमांक होगा वो किसका होगा, सर विलायक का ही होगा। लेकिन यहां पर बेटा वीएलएन में चूंकि वाष्प दाब कम हो जाता है, वाष्प दाब कम हुआ किसका, विलायक का, तो बेटा वो विलायक है, वो भी तो ठोस अवस्था में आएगा, तो उसको भी इस प्रकार बना सकते हैं। इस बिंदु पर उसका क्या हो जाएगा, इस ताप पर वीएलएन की द्रव अवस्था, वीएलएन में जो विलायक है उसकी द्रव अवस्था, और विलायक है उसकी ठोस अवस्था का वाष्प दाब क्या हो गया, बराबर हो गया। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, टीएफ, और जो ये अंतर है उसको एक कमी बोलते हैं, हिमांक अवनमन बोलते हैं, हिमांक अवनमन। तो हिमांक अवनमन क्या हुआ सर, हिमांक अवनमन को सर आप डेल्टा टीएफ बोलो, और डेल्टा टीएफ बराबर क्या बोलो सर, टी नोड एफ माइनस टीएफ, टी नोड माइनस टीएफ। ये बेटा आपका ग्राफ बन गया। ये ग्राफ किसको दिखा रहा है आपको, हिमांक को दिखा रहा है, हिमांक अवनमन को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ है ये। हिमांक अवनमन को, हिमांक अवनमन को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ, हिमांक अवनमन को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ, ये हिमांक अवनमन को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि हिमांक एक ऐसा ताप होता है जिस पर द्रव अवस्था और ठोस अवस्था का वाष्प दाब बराबर हो जाता है, गतिक साम्य में आ जाती है। हिमांक क्या होता है सर, हिमांक अवनमन कि वीएलएन का हिमांक क्या हो जाता है बेटा, घट जाता है शुद्ध विलायक की तुलना में। अभी ध्यान से देखो, जो अति तनु वीएलएन होते हैं, हिमांक अवनमन, पहले तो एक चीज बता देता हूं आपको बेटा, जो हिमांक अवनमन होता है, हिमांक अवनमन, हिमांक में अवनमन कौन सा गुणधर्म है, हिमांक में अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। कौन सा गुणधर्म है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। हिमांक में अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है जो विलेय की मात्रा पर ही निर्भर करता है, जो विलेय की मात्रा पर क्या करता है, विलेय की मात्रा पर ही निर्भर करता है।
विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है? निर्भर करता है विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। विलेय की प्रकृति पर क्या नहीं करता? विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। जैसे आपको मैं समझा दूं, जो तनुविलियन होते हैं, तनुविलियन, तनुविलियन के लिए, तनुविलियन के लिए जो हिमांक अवनमन होता है, तनुविलियन के लिए हिमांक अवनमन, जिसको आप क्या बोल सकते हो भाई? डेल्टा टीएफ, वो मोललता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? मोललता के समानुपाती। मोललता के क्या होता है बेटा? समानुपाती होता है। मोललता के समानुपाती होता है, मतलब डेल्टा टीएफ होता है और समानुपाती होता है मोललता। और बेटा यहां से डेल्टा टीएफ बराबर एक स्थिरांक आता है केएफ इंटू मोललता। ये केएफ क्या होता है इसके बारे में बात करूंगा अभी। केएफ क्या होता है फिर परिभाषा भी बताऊंगा, अभी तो इसका नाम बता रहा हूं। केएफ होता है बेटा आपका मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, या मेरे भाई इसका दूसरा नाम मोलल तो लिखा दिया बेटा, ए भाई गलती हो जाती है, इंसान है यार। मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होगा? हिमांक अवनमन स्थिरांक भी इसको कहते हैं, हिमांक अवनमन स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक, बिल्कुल सर। इसके अलावा तीसरा नाम क्या है बेटा इसका? इसका जो तीसरा नाम है वो है इब्यूलियोस्कोपिक स्थिरांक, इब्यूलियोस्कोपिक स्थिरांक, यह स्थिरांक है। यहां से अगर आगे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? डेल्टा टीएफ बराबर केएफ। मोललता क्या होती है सर? मोललता होती है विलेय के मोल बटेवा विलायक का भार किसके अंदर? विलायक का भार किसके अंदर बेटा? ग्राम में। तो मल्टीप्लाई कितने से कर दो मेरे भाई? 1000 से। तो मतलब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू सर विलेय के मोल को N2 विलायक का भार W1 किसके अंदर? ग्राम में। और बेटा क्या कर दो मेरे भाइयों? 1000 से गुणा कर दो। कोई गलती है क्या? नहीं सर, एक फॉर्मूला ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर मोल को भी तो लिख सकते हैं ना, ग्राम में बार बटेवा अणुभार। तो डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू N2 को क्या लिख सकते हो सर? W2 अपॉन M2। M2 विलेय का मोलर द्रव्यमान इंटू सर W1 ग्राम में मल्टीप्लाई बाई 1000। एक फॉर्मूला ये भी इंपॉर्टेंट। लेकिन सर इससे तो आप हिमांक का उन्नमन निकाल सकते हो जब ये भी ग्राम में होगा, पर विलेय का भार भी किस में होगा? ग्राम में। M2 भी तो क्या कर सकते हो ना? M2 सर क्या कैसे? KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा सर? डेल्टा TF। और बेटा नीचे क्या जाएगा? W1 किस में? ग्राम में। इस सूत्र से आप क्या ज्ञात कर सकते हो बेटा? विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हो, विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हो, विलेय के मोलर द्रव्यमान की क्या कर सकते हो? गणना कर सकते हो। यह आपका हो गया बेटा पूरा एक तरीके से फॉर्मूला बेस्ड। बात करते हैं केएफ। केएफ क्या होता है? केएफ जिसको बोला मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है? देखो इधर ध्यान से कि सर मोलल अवनमन स्थिरांक क्या हुआ? बिल्कुल जैसे मैं बोल दूं अगर W1 विलायक का भार कितना हो जाए? 1 kg और विलेय के मोल कितने हो? 1 मोल। तो फॉर्मूला आप जानते हो, डेल्टा TF बराबर KF इंटू N2 अपॉन W1 किसमें? kg में। यही होता है मेन। तो अगर मैं यह बोल दूं डेल्टा TF बराबर KF इंटू विलेय के मोल 1 और इसका भार कितना? 1 से 1 तो क्या हो गया? कट गया। तो डेल्टा TF बराबर कितना आया सर? KF आया।
इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे यही सिद्ध हुआ कि यदि 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में मेरे भाई विलय के कितने मोल हो, 1 किलोग्राम विलायक में विलय के 1 मोल हो, विलय के कितने मोल हो, 1 मोल हो, तो हिमांक अवनमन को क्या कहा जाएगा, हिमांक अवनमन को ही क्या कहा जाएगा, हिमांक अवनमन को ही मोलल अवनमन स्थिरांक कहा जाएगा। मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक KF, मोलल अवनमन स्थिरांक KF कहा जाता है। अगर KF के मात्रक की बात करूं, KF का मात्रक, तो बेटा KF का मात्रक निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आप फॉर्मूला डेल्टा TF बराबर, ये तो जानते हो, KF इंटू N2 अपॉन W1। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि KF बराबर N2 अपॉन W1 इंटू kg में इंटू बेटा डेल्टा TF इसमें केल्विन में। तो क्या है KF का मात्रक, सर KF का मात्रक आ जाएगा कैसे, KF का मात्रक आ जाएगा कैसे आएगा बेटा, ये आ जाएगा बेटा, नीचे क्या है, ये आ जाएगा आपका, जैसे मैंने लिखा मोललता को क्या लिखते हो आप, फॉर्मूला ये हो गया ना, फॉर्मूला ये हो गया, तो बेटा क्या आ जाएगा मात्रक कुछ इस प्रकार आ जाएगा बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना। KF डेल्टा TF बराबर आप जानते हो KF इंटू मोललता, KF इंटू मोललता। और संजय भैया 5 मिनट और लगेगी, वीडियो पूरा होने वाला है, तो अब आपको KF का मात्रक बता देता हूं। KF बराबर क्या हो जाएगा सर जी, डेल्टा TF अपॉन मोललता। अरे क्या बात है सर, आनंद आ गया कि सर डेल्टा TF ताप है, ताप का मात्रक सर केल्विन, इंटू मोललता क्या होती है सर, विलय के मोल बटे वार, विलायक का वार kg में, तो बेटा kg ऊपर जाएगा ना, kg तो ऊपर चल जाएगा, तो केल्विन इंटू किग्रा, और मोल नीचे रह जाएगा, तो बेटा मोल इनवर्स। कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर, KF का मात्रक होता है केल्विन इंटू किग्रा मोल इनवर्स। तो बेटा ये आपका हिमांक अवनमन पूरी तरह आपको अच्छे से समझाया है, अच्छे से पूरा कवर करवाया है। अब इसका एक न्यूमेरिकल आपको करवा देता हूं। न्यूमेरिकल है जो आपके सामने आने वाला है। न्यूमेरिकल क्या होगा इसका, और बेटा थोड़ा ध्यान से देखना, न्यूमेरिकल को ध्यान से देखना। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल है, इसको 600 ग्राम जल में मिलाया गया है, और आपसे इसकी गणना कर रहा है ये बेटा 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, जो 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल है उसको 600 ग्राम जल में मिलाने पर ये पूछ रहा है हिमांक अवनमन और हिमांक की गणना पूछ रहा है। तो बेटा इसमें KF का मान भी आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि KF के मान के बिना तो ये सोल्व नहीं होगा। तो इसका पहले जमा लेते हैं W1, जो विलायक का भार होता है, विलायक का भार। एक चीज पहले ये बता देता हूं आपको KF के बारे में, कि जो KF होता है, KF का जो मान होता है, KF का मान वो विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। विलायक की प्रकृति पर क्या करता है बेटा, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब अलग अलग विलायक के लिए, भिन्न भिन्न विलायक के लिए, भिन्न भिन्न विलायक के लिए KF का मान क्या होगा, भिन्न भिन्न विलायक के लिए KF का मान क्या होता है सर, KF का मान क्या होगा, KF का मान भिन्न भिन्न होगा। KF का मान क्या होगा बेटा, भिन्न भिन्न होगा। जो KF का मान है वो विलायक की प्रकृति पर क्या करता है बेटा, निर्भर करता है। और KF का मान क्या होता है बेटा, अलग अलग विलायक के लिए क्या आएगा, अलग अलग ही आएगा। KF का मान क्या आएगा, अलग अलग ही आएगा, अलग अलग विलायक के लिए। जैसे अपना क्वेश्चन क्या है कि 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को किसमें मिलाया गया, 600 ग्राम जल में। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, और 600 ग्राम जल में मिलाने पर वो क्या पूछ रहा है आपसे, वो ये पूछ रहा है कि हिमांक अवनमन, किसके बारे में पूछ रहा है बेटा, हिमांक अवनमन की गणना करो, हिमांक अवनमन की गणना करो। तो आपको KF का मान नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, तो KF का मान तो आना आएगा, तभी तो क्वेश्चन आएगा। तो विलायक का भार कितना दे दिया भैया, 600 ग्राम दे दिया, और आपसे पूछा एथिलीन ग्लाइकोल का भार W2, एथिलीन ग्लाइकोल का भार कितना,
एथिलीन ग्लाइकोल का भार है बेटा, इसमें एथिलीन ग्लाइकोल का भार वो कितना, वो 45 ग्राम। और बेटा जी क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है हिमांक का उन्नमन और हिमांक की गणना करवा रहा है। तो बेटा आपके पास में दो फॉर्मूले आपने चित्र पढ़ रखे हैं, इस डेल्टा टीएफ बराबर टी नोड एफ माइनस टीएफ। बिल्कुल सर, हिमांक अवनमन और विलयन का हिमांक पूछ रहा है कि सर अगर मेरे पास में शुद्ध जल का हिमांक तो मेरे को पता है, शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है, शुद्ध जल क्योंकि जल ही तो है यहां पर, शुद्ध जल का हिमांक मतलब सर टी नोड एफ तो मेरे पास है कितना 273.15 केल्विन। अगर मेरे पास टीएफ होता तो मैं डेल्टा टीएफ निकाल लेता, और मेरे पास डेल्टा टीएफ होता तो मैं टीएफ निकाल लेता, लेकिन मेरे पास दोनों ही नहीं है। तो फिर क्या करेंगे सर, फॉर्मूला दूसरा निकालेंगे। पहले डेल्टा टीएफ निकालते हैं, और डेल्टा टीएफ निकालने का फॉर्मूला आप सब जानते हो क्या, कि डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू W2 ग्राम में अपॉन M2 इंटू W1 ग्राम में इंटू बेटा 1000। बिल्कुल सर, तो M2 निकालो पहले, तो एथिलीन ग्लाइकोल का मोलर द्रव्यमान निकालो पहले, तो एथिलीन ग्लाइकोल का मोलर द्रव्यमान, एथिलीन ग्लाइकोल का मोलर द्रव्यमान निकालो भैया पहले, तो एथिलीन ग्लाइकोल का मोलर द्रव्यमान M2 निकालो भैया। फॉर्मूला जानते हो क्या सर, फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है एथिलीन ग्लाइकोल का, फॉर्मूला होता है C2H6O2। एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है C2H6O2। तो 2 कार्बन का 24, 6 कार्बन का 6, 32, ये आ गया आपके पास 62 ग्राम पर मोल। लेकिन बेटा अभी भी समस्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या हुई है, इसमें केप का मान नहीं दे रखा, और बिना केप के मान के तो आप ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते। बिना केप के मान के तो ये क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाए तो बेटा अपनी गारंटी, केप के बिना तो सोल्व कैसे होगा, डेल्टा टीएफ आएगा ही नहीं, और डेल्टा टीएफ नहीं आएगा बेटा ये क्वेश्चन कभी सोल्व नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाई केप का मान है 1.86, क्वेश्चन में मिस्टेक हुई थी, और केप का मान है 1.86 केल्विन इंटू किग्रा मोल इनवर्स। और अब तो सर निकाल लेंगे, अब तो डेल्टा टीएफ यूं ही निकाल लेंगे। कैसे सर, निकाल के दिखाओ आप। ये डेल्टा टीएफ बराबर केप का मान 1.86, W2 का मान 45, इसका मान 62। ओ लाजवाब सर, ये 600 ग्राम। ओ सर माय गॉड, आ गया आनंद आ गया सर, अब तो हो गया सोल्व। कैसे कि बेटा इसको आसान कर लेते हैं ना, कैसे आसान करते हैं, डेल्टा टीएफ बराबर इसको 186 इंटू 45 बटे भाई ये 62 इंटू 600 इंटू 1000 तो है ही सही मेरे भाई, इंटू नीचे 2 के बाद में पॉइंट हटाया तो 100 भी तो लगा लेते हैं सर। 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से सर 1 0 कट गई, और इधर भी 1 0 से 1 0 कट गई। 3 से सर इसको 2 बार काटो, और 3 से इसको 15 बार काटो। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। 2 से सर इसको कितनी बार, 2 से नहीं सॉरी 2 से नहीं, इसको 5 से काटो 3 बार, और इसको 5 से बेटा कितनी बार, 5 से काटो इसको 2 बार। बिल्कुल, अब आपके पास में 3 बटे 62 बच गए। 62 कट रहा है सर 3 से, डायरेक्ट तो नहीं कट रहा, लेकिन 2 से ये दोनों कट जाएंगे। कैसे, 2 से 2 नाम में 18, 2 तिया 6, और ये 31 बार कट जाएगा। तब आपके पास में क्या क्या बचा, ऊपर तो बचा 93.3, और नीचे क्या बचा बेटा 2 इंटू 31, और बेटा 2। 31 से 93 भी तो कटते हैं मेरे भाई, कितनी बार, 3 बार। देखो 3 3 9 और 3 एकम 3, 93 कट गए। तो बेटा आपके पास में 3 इंटू 3 9 बटेवा क्या बचा, 4 बचा मेरे भाई, और 9 बटेवा 4 का मतलब तो मेरे भाई समझ गए, 4 दूनी 8 पॉइंट लग जाएगा, लगेगा नहीं लगेगा, 4 दूनी 8, फिर बेटा एक ही बचेगा, सॉरी 2 बच जाएंगे, और 4 पंजो 20। तो आपके पास डेल्टा टीएफ हिमांक का उन्नमन, हिमांक का उन्नमन कितना आया मेरे दोस्तों, हिमांक का उन्नमन आ गया 2.25 केल्विन। लेकिन बेटा अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या पूछा, हिमांक में अवनमन के साथ साथ विलयन का हिमांक पूछा, और विलयन का हिमांक निकालने का फॉर्मूला आप तो आ गया ना, डेल्टा टीएफ बराबर जब टी नोड एफ माइनस टीएफ होता है। अब आपसे टीएफ पूछ रहा है, वो ही विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक टीएफ पूछ रहा है, टीएफ पूछ रहा है। तो एक चीज बताओ, शुद्ध जल का कितना था सर 273.15, मतलब टी नोड एफ कितनी कमी हुई सर, डेल्टा टीएफ की कमी हुई। तो बेटा एक बार बताओ, शुद्ध जल का 273.15 था, कितनी कमी हुई सर 2.25 की कमी हुई।
तो बेटा घटाना ही तो उतारे। ये 273.15 में से कितना घटाना है आपको बेटा? 2.25 घटाना है, 2.25 घटाना है। जीरो इधर सर कितना उधार ले लो, एक उधार ले लिया तो सर 9, कितना बचा सर? 072। कितना आ जाएगा बेटा आपके पास में? कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ गया 270.90 केल्विन। ये सोल्व, ये क्या हो गया बेटा? सोल्व हो गया। इस प्रकार आज का टॉपिक मैंने लास्ट तक समझाया है, डोंट वरी। न्यूमेरिकल पोर्शन का वीडियो अलग बनाऊंगा। ये आज एक सैंपल न्यूमेरिकल था। जितने भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सबके न्यूमेरिकलों के लास्ट में टॉपिक पढ़ा दूंगा। आज की क्लास है वो क्या क्या हुई एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ बेटा। कहाँ तक? हिमांक से पढ़ाया। हिमांक क्या होता है वो बताया। ऐसा ताप होता है जिस पर द्रवावस्था वाष्प ठोस अवस्था का वाष्प दाब बराबर हो जाता है। हिमांक का उन्नमन क्या होता है वो भी समझाया कि सर ग्राफ के माध्यम से समझाया कि विलयन का हिमांक होता है वो कम आता है विलय के हिमांक से। यहाँ से डेल्टा टीएफ बराबर टी नोड एफ माइनस टीएफ वाला फॉर्मूला निकला। फिर मैंने ये बताया मोललता के समानुपाती होता है। मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का, डेल्टा टीएफ ज्ञात करने का फॉर्मूला सिखाया। केएफ के बारे में बताया, केएफ के मात्रक के बारे में बताया। केल्विन इनटू किग्रा मोल इनवर्स बताया। और वो कैसे निकाला मेरे भाई कि केएफ बराबर डेल्टा टीएफ अपॉन मोललता होता है। और मोललता का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि मोललता क्या होती है सर? विलायक का भार, विलय के मोल बटेवा विलायक का भार। जब विलायक का भार ऊपर जाएगा तो किग्रा गुणा में आ जाएगा और विलय के मोल नीचे रहेगा तो इनवर्स लगेगा, नहीं लगेगा। तो केएफ का मात्रक होता है वो केल्विन इनटू किग्रा मोल इनवर्स। इसके बाद में मैंने आपको क्या समझाया बेटा? मैंने आपको ये समझाया न्यूमेरिकल सोल्व करवा दिया। बाकी न्यूमेरिकल और आपको सोल्व करवा दूंगा। ये आज मैंने एक तरीके से समझाया है। न्यूमेरिकल का जो पार्ट है वो अलग लेके आऊंगा। सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल के वो सारे सोल्व करवा दूंगा। W1 ये सारा आपके पास में डेल्टा टीएफ इस प्रकार निकाल लिया 2.25। और आपका जो विलयन का हिमांक है वो शुद्ध जल की तुलना में घटकर कितना रह गया? 273.15 से घटकर सर 270.90 केल्विन रह गया। उम्मीद करता हूं बेटा बहुत शानदार वीडियो बनाया आपके लिए। आशा करता हूं आपको पूरा वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो को इतना शेयर कर दो कि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।